हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 26 दिसंबर 2020। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। बट आज हम डिस्कस करेंगे 10 से 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि है हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप हमारी अफेयर्स क्लाउड जो करंट अफेयर्स की हमारी सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं affairscloud.com/current affairs, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही जो है वो सब्सक्रिप्शन एरिया पे पहुंच जाएंगे। तो आपको हम सब्सक्रिप्शन में क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। डेली वाइज पीडीएफ में दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में आपको थ्रेटिकल करंट अफेयर्स मिलेंगे, एक सेक्शन में आपको उसी दिन के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जो है वो करंट अफेयर्स मिलेंगे। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ सेशन। सारे करंट अफेयर जो है वो वीक वाइज अरेंज होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीकली टेस्ट होगा, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि हमें कितना याद रहता है, और दोबारा दोबारा टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका जो पकड़ है करंट अफेयर्स में वो मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट मंथली पीडीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि अलग अलग तरह से आपको हेल्प करती है। जैसे पहली पीडीएफ है स्टडी पीडीएफ। इसका मतलब जितने भी एक महीने के थ्रेटिकल करंट अफेयर्स हैं वो हम इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब जितने भी थ्रेटिकल करंट अफेयर्स हैं उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम आपको यहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर में आप इजीली जो है वो रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है कि इससे आप करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, मतलब एग्जाम से पहले इसका फायदा हो सकता है। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। ये खास करके उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग और इंश्योरेंस का एग्जाम देते हैं, क्योंकि उसमें बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट टॉप 100 क्वेश्चंस, मतलब उस महीने के टॉप 100 करंट अफेयर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर सको। तो भाई ये सारी चीजें आपको एक ही साथ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल रही हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन का मतलब है एक ही पैकेज के अंदर जो है वो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, और बहुत ही कम दाम पे हैं। अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उसके क्लिक करके देखें, आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे प्राइस को देख के। और उसके ऊपर हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे H10 को, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। और ये करंट अफेयर्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही क्या है, अवेलेबल है। तो आप यहां पे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 26 दिसंबर का करंट अफेयर, और ये रहा हमारा पहला सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। और हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU टू बूस्ट कॉपरेशन इन द स्टील सेक्टर। तो नाम से पता लग रहा है इंडिया और वो कंट्री जो है वो स्टील सेक्टर के अंदर अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है। दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की हेल्प चाहिए, और मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूं, आंसर को मेरे साथ मैच करें। और मैं यहां पे बात कर रहा हूं जापान की। तो आंसर को टिक कर लें, और साथ ही साथ मेरे साथ आंसर को मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। तो जापान जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। तो यहां पे देख सकते हैं इंडिया और जापान ने ये डील को साइन किया है टू बूस्ट कॉपरेशन बिटवीन द स्टील इंडस्ट्रीज। आप यहां पे भी देख सकते हैं, द एग्रीमेंट विल हेल्प इन बूस्टिंग इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बाय डिफॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप ही इंप्रूव होगा, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी स्टील प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में इंक्रीज होगी। तो दोनों कंट्रीज ने माना है कि हम एक डायलॉग क्रिएट करते हैं, इंडिया जापान स्टील डायलॉग। मतलब दोनों कंट्रीज में हर साल जो है वो एक इंडिया जापान स्टील डायलॉग हुआ करेगा, जिसमें हम स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड बात किया करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये है सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो स्टील सेक्टर की बढ़ाएगा, जिसमें ट्रेड भी बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो द ग्लोबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डोमिनेटेड बाय चाइना। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जो स्टील की है वो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी को 300 मिलियन टन तक कर देंगे 2030-31 तक। ये इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। इसको आप थोड़ा सा जो है वो याद रख सकते हैं, बाई चांस एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यहां पे आप एक चीज और रिवाइज कर सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। ये रिसेंटली जो है वो एक वेटलैंड रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई है।
दिस लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी। आपने बताना है कि ये लेक जो है वो कौन सी स्टेट और यूटी में सिचुएटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि ये इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट रामसर साइट बन चुकी है। और आपने दोस्तों याद रखना है, ये इंडिया की 42nd वेटलैंड बन चुकी है। मतलब इंडिया में अब कितनी वेटलैंड्स हो चुकी हैं? 42 वेटलैंड्स इंडिया में हो चुकी हैं। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी स्टेट और यूटी में है। क्वेश्चन को मेरे साथ मैच करें और साथ ही साथ जो है वो वीडियो को पॉज कर लें ताकि आंसर आपका गलत ना हो। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लद्दाख। मार्क कर लें इसको। लद्दाख में इसको डिक्लेयर किया गया है, नाम है सोकार। लद्दाख में ऑलरेडी एक एग्जिस्टेड है पहले, उसका नाम जो है वो आपको मिल जाएगा। उसका नाम क्या है हमारे पास? दैट इज सुमोरी। याद रखना है, TSOMIRI, स्मोरी। तो इसको याद करना है। ये लद्दाख की पहली है जो वेटलैंड थी, ये लद्दाख की दूसरी वेटलैंड है। इसका मतलब लद्दाख में 2 हो चुकी हैं। टोटल जो है वो 42 वेटलैंड्स इंडिया में हो चुकी हैं, जिसको रामसर साइट्स कहा जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट अंडर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब ये काफी हिस्सा इसका सूख चुका है, मतलब आप कह सकते हो इवेपोरेट हो चुका है। तो यहां पे आपको नमक दिखेगा, मतलब व्हाइट तरह की जो सैंड है वो दिखेगी आपको। इट विल बी इंडियाज 42nd साइट एंड यूटीज लद्दाख 2nd रामसर साइट। मैं पहले बता चुका हूं, लद्दाख में दूसरी साइट है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन चांगथांग रीजन ऑफ द लद्दाख। कौन से एरिया में मिलेगा आपको? चांगथांग रीजन में मिलेगा। और ये बेसिकली 2 चीजों से कंसिस्टेड है, मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक आपको मिलेगा स्टार्ट्सपक सो, ए फ्रेश वाटर लेक, और एक मिलेगा सोकर, ए हाइपर सेलाइन लेक। मतलब नमक था लेकिन ये सूख चुकी है अब, तो काफी जो है वो आपको व्हाइट सैंड जो है वो वहां पे दिखेगी, क्योंकि सोकार का मतलब ही है व्हाइट सॉल्ट अफ्लोरेसेंस ऑन मार्जिन्स ऑफ द लेक कॉज्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ द सेलाइन वाटर। क्योंकि सूख चुका है, पानी जो है वो जा चुका है, जिसके कारण जो है इवेपोरेशन के कारण वहां पे जो नमक है वो रह गया, क्योंकि सेलाइन वाटर था। तो 2 चीजें हैं इसके अंदर, एक जो है वो फ्रेश वाटर लेक भी है, एक जो है वो सेलाइन लेक भी थी। सुरसरोवर लेक इन आगरा, ये रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि रिसेंटली जो है वो 2, एक उत्तर प्रदेश में एक महाराष्ट्र में, जिसका नाम था सुरसरोवर लेक, और एक का नाम हमारे पास क्या था? लोनार लेक। ये दोनों जो है वो रिसेंटली डिक्लेयर की गई थी। और सुरसरोवर को आपको पता है कि एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? खीतम लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है वो इसको बहुत ही अच्छे से याद कर ले। खीतम लेक उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर सुरसरोवर भी कह सकते हैं, अदरवाइज लोनार लेक एक होगी आपके पास, कहां पे? महाराष्ट्र में। ये 40 और 41 थी, लेकिन कोई आपको नंबर नहीं पूछेगा, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। 1971 में रामसर एक जगह है, कहां पे? ईरान के अंदर। तो वहां पे जो है वो इसको साइन किया गया था, और 1982 में जो है वो ये एग्जिस्टेंस, मतलब फोर्स में जो है वो आई थी, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था। तो आप याद कर सकते हो। तो ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स हैं, जो बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो है वो किया जाता है, और उसमें ह्यूमन लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके उसके लिए किया जाता है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद करें। और रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटरीट है वो कहां पे है? ग्लैंड। याद करना है, कहां पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो ईरान में नहीं है, उसका सेक्रेटरीट जो है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, लेकिन बनाई कहां पे गई थी? ईरान के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 7th नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डे हो गया, क्योंकि लगातार हम पिछले 3 दिनों से एक एक करके दिन कर रहे हैं। मैं रोज आपको 3-3 दिन रिवाइज करवा रहा हूं, लाइक 22nd, 23rd, 24 और 25th। ये तीनों ही अब हमारे लिए क्या हो गए हैं? इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। क्योंकि 22nd को आपको पता है कौन सा दिन आता है? मैथमेटिशियन डे, जो कि रामानुजन के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट 23rd ऑफ दिसंबर आपको पता लग चुका है, ये हमारे पास कौन सा होता है? फार्मर्स डे, जो कि चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। 24th ऑफ दिसंबर आपको पता लग गया, हम नेशनल कंज्यूमर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन कंज्यूमर्स एक्ट 1986 जो है वो पास हुआ था। अब आते हैं 25th ऑफ दिसंबर। तो ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25th ऑफ दिसंबर को क्या होता है? जन्मदिन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको 2014 में डिक्लेयर किया था कि हम गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया करेंगे। 2014 में मोदी जी आए थे इलेक्ट होके फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट नेशनल गुड गवर्नेंस डे जो है वो 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। तो इस बार जो है वो 7th नेशनल गुड गवर्नेंस डे है, और कौन से दिन मनाया जाता है? ये 25th ऑफ
दिसंबर। तो याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे इसको मनाया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी की फोटो, भारत रत्न, आपको पता है सबको कि भारत रत्न मिला था इनको। 25 दिसंबर नेशनल गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट इंक्रीज आते हैं, यहां पे देखेंगे विच रेलवे जोन हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन इन इंडिया टू कमीशन द यूज ऑफ एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया रेलवे की तरफ से, और ऐसा कौन सा रेलवे जोन जो है वो पहला रेलवे जोन बन चुका है जिसने ये चीजें जो हैं वो की हैं। तो फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, सॉरी नॉट कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि आंसर क्या होगा। मैं सब बच्चों के आंसर देखता हूं, जब भी वीडियो चल रहा होता है उस टाइम पे मैं सबको रिप्लाई करता हूं ताकि आप जो है वो जुड़े रहें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि आप प्लीज जो है वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप चैट बॉक्स में कमेंट करते हो तो इसका मतलब है कि आपको आंसर जो है वो लंबे समय तक जो है वो याद रह सकता है। तो इसका यही मोटिव है कि मैं बार बार चैट में भी कहता रहता हूं कि आप प्लीज जो है वो जरूर जो है वो क्या करें, इसको आंसर जरूर करें, क्योंकि आंसर करोगे तो इसका मतलब आपने लिखा होगा अपने हाथ से, तो इसका मतलब आपको क्या रहेगा, फिर वो याद रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा रेलवे का ऐसा जोन है जिसने ऐसा किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, सब बच्चे मेरे साथ मैच करें, वीडियो को पॉज कर लें। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। क्या होगा, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। तो जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, भुवनेश्वर, ओडिशा। तो ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ने ये पहला सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है। पहले क्या होगा, आपने ट्रेन में देखा होगा पीछे एक बंदा हरी झंडी लेके खड़ा हो जाता है और आगे वाला जो ट्रेन की फर्स्ट जो लोकोमोटिव इंजन है वो देखता है, फिर वो क्या करता है, उसको स्टार्ट करता है। तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक जो डिवाइस है वो लोकोमोटिव इंजन में लग जाती है, एक पीछे लग जाया करेगी। तो उसी डिवाइस के थ्रू ये पता लगता रहेगा कि सारे डिब्बे जो हैं वो सही सलामत है, सारे डिब्बे पटरी पे हैं, अब हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस EOTT मेथड के थ्रू, मतलब एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री के थ्रू पता लग जाएगा। तो इसका नाम इसीलिए रखा गया एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री, मतलब बिल्कुल लास्ट में जो है वो ट्रेन की बोगी पे लग जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, फर्स्ट डिब्बे पे लगा दो, बिल्कुल लास्ट पे आप इसको अटैच कर सकते हो। तो ईस्टर्न कोस्ट रेलवे बिकम द फर्स्ट जोन टू अडॉप्ट EOTT सिस्टम इन इंडियन रेलवे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करके इसको याद कर लें आप। तो विद द इंस्टॉलेशन ऑफ EOTT ट्रेन्स कैन नाउ रन विदाउट एम्प्लॉइंग गार्ड्स एंड ब्रेक वैन्स। तो जरूरत नहीं है अब आपको कि आपने कोई गार्ड्स को एम्प्लॉयमेंट देनी है इसके अंदर। EOTT इज इक्विप्ड विद ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS सिस्टम है इसके अंदर, टू इंडिकेट लोकेशन ऑफ द ट्रेन एंड ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मॉड्यूल ट्रांसफर बिटवीन HOT एंड द EOT। तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के साथ ये क्या करता है, काम करता है। The main purpose of this device is to establish communication between the locomotive pilot, मतलब जो बिल्कुल आगे है, and last wagon of the train for ensuring that train is running all coaches and wagon as a single unit। मतलब कोई अलग तो नहीं हो गया है। तो ये जानने में ये डिवाइस जो है वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसके ट्रायल्स जो है वो हो चुके हैं, और एज ए फ्राइट ट्रेन जो है वो इसके ट्रायल्स हुए थे, मतलब सामान लेके जाने वाली गाड़ी में जो है वो इसका ट्रायल हुआ था। ओडिशा में ट्रायल हुआ था, तलचर से लेके पैरादीप तक। तो ये सिर्फ ट्रायल्स हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये याद कर सकते हो कि EOT कौन से रेलवे जोन ने स्टार्ट किया है। और आप इसमें एक बात और याद कर सकते हैं, इनके जो जोन है उनका मेन हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है। जैसे वेस्टर्न रेलवे का आपको हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा आपको चर्च गेट। चर्च गेट कहां पे है, मुंबई। ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का मैं आपको बता चुका हूं, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे का कहां पे है, भुवनेश्वर, ओडिशा। नदर्न रेलवे का आपको पता ही है, न्यू दिल्ली है। और ईस्टर्न रेलवे का जो है वो कलकत्ता है। कौन सा है, कलकत्ता या कोलकाता। तो इसको याद कर ले। रिसेंटली थोड़ा सा टाइम हुआ है कि एक नया रेलवे जोन जो है वो ऐड हुआ है। कौन सा रेलवे जोन ऐड हुआ है, सदर्न कोस्टल रेलवे जोन। याद रखना आपने इसको, कौन सा रेलवे जोन ऐड हुआ है, साउथ कोस्टल रेलवे जोन जो है वो नया ऐड हुआ है। कहां पे, विशाखापट्टनम। कहां पे उसका हेडक्वार्टर, विशाखापट्टनम। इसी के साथ हमारे पास टोटल रेलवे जोन जो है वो कितने हो जाएंगे, अगर आप मेट्रो को निकाल देते हो तो 17 रेलवे जोन है, लेकिन अगर मेट्रो को ऐड कर लेते हैं तो एक रेलवे जोन आपने ऐड कर लेना है, मतलब वो मेट्रो का हो जाएगा कलकत्ता मेट्रो। तो 18 रेलवे जोन हो जाएंगे विद मेट्रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। Which mobile application is launched for identifying and geotagging the data of in-sanitary toilets and manual scavengers across the country?
अब देखो कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ एक्ट है हमारे पास कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो खत्म करनी है हमने बिल्कुल, क्योंकि ये राइट टू लाइफ को क्या करता है, वायलेट करता है। और इन सैनिटरी टॉयलेट्स जहां पे टॉयलेट नहीं बनी हुई है प्रॉपर तरीके से, जो है वो उसका ड्रेनेज नहीं है, तो उसको भी हमने क्या करना है, खत्म करना है। उसकी जगह पे हमने पक्की टॉयलेट्स को बनाना है जो कि प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी होगी। तो इसको जियो टैगिंग किया जा रहा है, मतलब जितनी भी एनजीओज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको ये कहा गया है कि जहां पे भी आपको ये चीज मिलती है तो वहीं पे आप उस एप्लीकेशन के थ्रू टैग कर सकते हो, ताकि सरकार को पता लगे और हम वहीं पे जो है वो क्या ले, एक्शन ले। तो कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, उस ऐप का आपने मुझे नाम बताना है। तो विच मोबाइल एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द जियो टैगिंग द डेटा ऑफ इनसैनिटरी टॉयलेट्स एंड मैनुअल स्क्वेंजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करें, आंसर है स्वच्छता अभियान। तो याद कर ले, सी आंसर होगा स्वच्छता अभियान। इसके थ्रू जो है अब जियो टैगिंग की जाएगी। और इसको लॉन्च किसने किया है, हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यूनियन मिनिस्टर, कौन है वो, श्री थावरचंद गहलोत, उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जनरल पब्लिक हैं, चाहे हम लोग हैं, तो हम अपलोड कर सकते हैं कहां पे भी इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं या मैनुअल स्क्वेंजर्स, कोई सीवेज का काम कर रहा है, तो हम वहीं पे जियो टैग जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग कहीं पे हो रही है तो सरकार उनको फायदा दे रही है, वन टाइम असिस्टेंस दे रही है, 40,000 रुपीज ईच जो है वो वन टाइम असिस्टेंस उनको मिल रहा है। द रिपोर्टेड इन सैनिटरी लैट्रिन्स मतलब टॉयलेट्स विल बी रिप्लेस्ड विद सैनिटरी लैट्रिन्स, मतलब उसके जगह पे जो है वो प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी बनाई जाएगी। मैनुअल स्क्वेंजर्स विल बी रिहैबिलिटेटेड टू प्रोवाइड डिग्निटी ऑफ द लाइफ टू देम, उनको और हर तरह की फैसिलिटी जो दी जाएगी जहां पे भी मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड एंगेजमेंट ऑफ पर्संस फॉर मैनुअल स्क्वेंजिंग इज प्रोहिबिटेड। तो ये कहा गया है कि ये ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर। मैं भी आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर क्या है, प्रोहिबिटेड है, कि आप इसका यूज जो है वो नहीं कर सकते। मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए किसी को भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 में इसके लिए एक्ट बना दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है इसके बारे में कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये राइट टू लाइफ को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। और इसमें आप याद कर सकते हो कि सरकार का टारगेट है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं उनको हम वन टाइम असिस्टेंस जो है वो 40,000 रुपीज ईच जो है वो प्रोवाइड कर सके। अब तक 57,000 स्क्वेंजर्स को जो है वो ये दिया जा चुका है। तो इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं। एक ऐप का नाम याद रखना है, किसके लिए है, जियो टैग करना है किसको, इनसैनिटरी टॉयलेट्स को और मैनुअल स्क्वेंजिंग को। तो याद रखना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। विच स्टेट अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द स्टेट। ये मतलब उस स्टेट में, वैसे ही आपको पता है कि बहुत सी चीजें होती रहती हैं खेल से रिलेटेड, तो अब वो स्टेट कह रही है कि हम सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाएंगे अपनी स्टेट के अंदर, और ये मतलब 2023 तक जो है वो वहां पे जो हॉकी का वर्ल्ड कप होना है तो वो जो है वो किया जा सकता है। तो बताएंगे कहां पे ये मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हॉकी का जो वर्ल्ड कप है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो उसी स्टेट में प्लान हुआ है कि होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर बहुत ही सिंपल है, सब बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। आंसर क्या होगा, ओडिशा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ओडिशा। याद कर लें इसको। और ओडिशा में भी कहां पे बनाया जाएगा, ओडिशा में ये रुड़केला में जो है वो बनाया जाएगा। तो याद कर लें, रुड़केला, वहां पे जो है वो इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कहां पे इसको बनाया जा रहा है। तो इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम प्लान्ड इन रुड़केला, ओडिशा विल होस्ट 2023 वर्ल्ड कप गेम्स। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क किया गया है। और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो ओडिशा में प्लान होगा। ये काफी पुरानी न्यूज है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं इसी न्यूज के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, मैंने आपको कल भी करवाया था। प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, पूरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। हेडक्वार्टर कहां पे है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, लुसान स्विट्जरलैंड, लुसान स्विट्जरलैंड। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की मेन जो हॉकी टीम है उसका रैंक जो है वो 4th है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, और जो वुमेन की टीम है उसका रैंक जो है वो 9th है। याद कर सकते हैं आप।
तो यहाँ पे देख सकते हो बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस, वहां पे जो इसको बनाने की जो है वो कहा गया है, वहीं पे प्लान्ड है। और 15 एकड़ लैंड है, 20,000 सीट्स होंगी हॉकी स्टेडियम के लिए। और क्योंकि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रुड़केला जो आता है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां से बहुत ही फेमस हॉकी के प्लेयर जो हैं वो आए हुए हैं, लाइक कैप्टन दिलीप तिर्के वहीं से बिलोंग करते हैं, सुनीता लाकरा जो है वो वहीं से बिलोंग करती हैं। तो इसलिए जो है इसको कहां पे बनाया जा रहा है, रुड़केला में बनाया जा रहा है। आपको पता है मेन टीम में 4th पोजीशन है और वुमेन रैंकिंग में इंडिया की हॉकी टीम में 9th रैंकिंग है। रिसेंट रैंकिंग जो है रिलीज की गई उसके बेसिस पे। और उड़ीसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उड़ीसा में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे आपको मिल जाएगा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा मिल जाएगा? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पे मिल जाएगा बीतरकनिका नेशनल पार्क, बीतरकनिका नेशनल पार्क। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अभी सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है। विच कंट्री विल होस्ट मेंस फीफा अंडर 20 एंड फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन 2023? और आपको साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन देनी है कि जो 2021 के ये फीफा मेन के अंडर 20 और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हैं, ये नहीं होंगे, ये कैंसिल कर दिए गए हैं, कोविड के कारण ये कैंसिल हो चुके हैं। तो अब सीधा ही 2023 में इसको किया जाएगा। 2021 में मेन फीफा अंडर 20, मेन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप नहीं होंगे, वुमेन के भी नहीं होंगे, सीधा ही जो है वो अंडर 20 और अंडर 17 23 में होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा इंडोनेशिया एंड पेरू। सिंपल है। अंडर 20 का जो होगा वो बेसिकली कहां पे होगा? 2023 में इंडोनेशिया में होगा। और पेरू का जो होगा वो कहां पे होगा? मतलब अंडर 17 होगा। तो इसको याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर ले, क्योंकि ये फीफा की न्यूज है और ऐसा क्वेश्चन तो 90% चांस है कि आ सकता है। और ये याद करना है कि ये मैं मेन की बात कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि वुमेन जो वर्ल्ड कप है वो अलग अलग जगह पे होने हैं। याद रखना है वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। लेकिन अभी उन्होंने नंबर ऑफ टीम्स को भी बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी 32 करेंगी, ताकि वुमेन फुटबॉल जो है वो क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। तो याद करना है जो वुमेन का होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, जो मेन का होगा वो इंडोनेशिया और पेरू में होगा। और आपको पता है कि फीफा रैंकिंग में, मेन रैंकिंग में जो सबसे पहली टीम है वो कौन सी है? वो बेल्जियम है। और वुमेन रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और इंडिया का रैंक जो है वो 104th है फुटबॉल रैंकिंग के अंदर, 104th। और वुमेन टीम में इंडिया का रैंक जो है वो 53rd रैंक है, 53rd। तो आप यहां पे देख सकते हैं फीफा कैंसल्स मेंस 2021 अंडर 20 एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप ड्यू टू कोविड-19। और फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसको याद रखना है आपने। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। कहां पे? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। और प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो याद कर ले, GIANNI, जियानी इन्फेंटिनो, INFANTINO। तो नाम जरूर याद रखना है, जियानी इन्फेंटिनो। और हेडक्वार्टर कहां पे है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हु ऑथर्ड ए बुक अयोध्या विच वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय फॉर्मर CM ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक में, इसको मार्क कर लो। तो नाम से ही पता लग रहा है ये बुक अयोध्या को डिस्क्राइब कर रही है, किस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट हुए, किस तरह से राम मंदिर जो है वो बनने के लिए तैयार होगा, ये सारी चीजें वो इसके अंदर बताई हुई हैं। तो आप मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा इसका, और मेरे साथ मैच करें। और आंसर चैट बॉक्स में लिखते रहना है सब बच्चों ने। माधव भंडारी, आंसर क्या होगा? माधव भंडारी। सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर याद नहीं होगा, खुद लिखेंगे तो याद रहेगा। आंसर क्या होगा? माधव भंडारी। याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। किसने इनॉग्रेट किया है? जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। आप यहां पे देख सकते हो, देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने इसको जो है वो इनॉग्रेट किया है। तो महाराष्ट्र फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्रेजेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हो जाता है। तो आज ज्यादा थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको जरूर ध्यान से जो है वो देखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा
इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए न्यू करियर पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। तो एक नया करियर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ताकि वो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। किस रिलेटेड गाइडेंस? करियर रिलेटेड गाइडेंस, कि वो आगे क्या करेंगे, किस तरह के उनको कोर्सेज लेने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस करियर पोर्टल पे मिल जाएगी। तो आंसर इसका क्या होगा? सिंपल है आंसर, आंसर क्या होगा इसका? यूनिसेफ। तो याद कर लें, यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यूनिसेफ डे भी मनाया जाता है, आपको पता है किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। तो आप यहां पे देख सकते हैं पिक्चर में, ओडिशा लॉन्चेस करियर पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। तो वहां पे आप रजिस्टर करें और आपको हर तरह की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो न्यू करियर पोर्टल को ओडिशा करियर पोर्टल भी कहा जाता है। ये सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए है, और ये एडोलेसेंट स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट एडवाइस देने में जो है उनके फ्यूचर करियर बनाने में हेल्प करेगा। ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, उड़िया और इंग्लिश, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है लाइन जो ओडिशा से बिलोंग करते हैं। The students can assess the career guidance service through a mobile application which was created to support the portal। तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आप इसको कर सकते हो, डेस्कटॉप पे भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो एज ए पोर्टल। द पोर्टल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करियर, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम, स्कॉलरशिप, मतलब हर तरह की करियर गाइडेंस जो है वो दी जाएगी। तो हमारे लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? आप कहोगे सर यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास यूनिसेफ। तो यूनिसेफ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडक्वार्टर याद रखना है, हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क है, सेम है तो याद रहेगा। हेड जो है वो हेनरिटा फॉर है, याद कर सकते हैं, हेनरिटा फॉर। तो ये 2 चीजें जो है वो आपने याद करनी है। ओडिशा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे लेक है, चिल्का लेक, जो कि मैंने पहले नहीं बताई थी। एक फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट है यहाँ पे, कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसको व्हाइट पगोडा कहा जाता है। वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस टेम्पल को ओडिशा के व्हाइट पगोडा कहा जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल पीआर इनसाइट मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। और ये अलग तरह का जो है वो एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इसकी एक खासियत है कि सरकार ने कहा है इस स्टेट गवर्नमेंट की कि जो भी आपको लगता है कि हमारी स्कीम्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई लगता है आपने यहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप हमें बताएं, हम उसको देखेंगे, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको इंप्रूव करेंगे। तो एक नया इनिशिएटिव कि सरकार जो है वो लोगों से सलाह मांग रही है कि किस तरह की चीज जो है चाहिए। यही है रियल डेमोक्रेसी। इसी के थ्रू जो है वो अच्छा सिस्टम चलता है कि जहां पे आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, हम उसको इंप्रूव करने के लिए तैयार हैं। और जितने भी न्यूज़पेपर हैं स्टेट के खास करके, या मेन आर्टिकल्स हैं, उनको भी इसके साथ अटैच किया गया ताकि वहां पे अगर कोई सुजेशन देता है तो उसको भी हम जो है वो कंसीडर कर सकें। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कहूंगा मैं इसको। और स्टेट कौन सी है ये है पंजाब। तो याद करना है, पीआर इनसाइट ये नाम है उस मोबाइल एप्लीकेशन का और वेब पोर्टल का। तो पंजाब ने इसको किया है। द एप्लीकेशन विल सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम द पीपल and will enable government of Punjab to remove deficiencies in the scheme and programs implemented by it। तो सुझाव देंगे लोग जो हैं वो इस पोर्टल के ऊपर, तो आपका जो सोल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। The main objective of the application to restructure the existing schemes and programs after analyzing the feedback received from the people। जब भी कोई सरकार आती है, अकॉर्डिंग टू मी उसी टाइम पीरियड पे ऐसे पोर्टल जो है वो होना चाहिए कि जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रीवियंस पोर्टल्स होने चाहिए, तो वहां पे आप उसकी शिकायत जो है वो कर सकते हो और उस स्कीम को इंप्रूव जो है वो किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रोमानिया। रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, ये आपने मुझे बताना है, क्योंकि रिसेंटली रोमानिया के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो तख्ता पलट हुआ है, मतलब पूरा की पूरी सरकार जो है वो चेंज हुआ है। नई लिबरल गवर्नमेंट जो है वो वहां पे आई है। और टोटल सीट जो है वो वहां पे 465 हैं, 260 सीट जो हैं वो जीत ली गई हैं नई गवर्नमेंट की तरफ से। और उनका नाम क्या है, तो नाम क्या है, तो नाम है फ्लोरिन सितू। तो नाम को याद कर लें, फ्लोरिन सितू, तो याद रहना चाहिए FLORIN, फ्लोरिन सितू रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। रोमानिया कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रोमानिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो आप सी ऑप्शन देख रहे हो, क्लॉस योहानिस, ये जो है वो वहां के प्रेसिडेंट है। कैपिटल बुकारेस्ट है। और साथ ही साथ करेंसी जो है वो कौन है, रोमानियन ल्यू। करेंसी कौन सी है, रोमानियन ल्यू।
तो इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो ताकि आपको याद रह जाए। रोमानियाज पार्लियामेंट अप्रूव्ड न्यू गवर्नमेंट, फ्लोरिन सिटू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और एक खास बात है कि एक ऑप्शन आप यहाँ पे और देखोगे, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बी, रालुका तुर्कन। जो रालुका तुर्कन है ये ओनली मतलब 21 मेंबर्स की कैबिनेट है, ओनली वुमेन मिनिस्टर हैं। क्या नाम है इनका? रालुका तुर्कान। ये भी आप जो है वो थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो। ये लेबर मिनिस्टर है, सिर्फ ओनली वुमेन मिनिस्टर इन द कैबिनेट, ओनली वन वुमेन मिनिस्टर इन द कैबिनेट, रालुका तुर्कान। लेकिन न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्लोरिन सिटू। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सी ऑफ द येस सिक्योरिटीज। बस इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, सिर्फ जो नाम बताऊंगा सिर्फ वही याद करना है। मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको याद रखना है। एमडी और सीईओ ऑफ येस सिक्योरिटीज जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है, ये आपने मुझे बताना है। फटाफट आंसर को जो है वो चैट बॉक्स में लिखें, मैं आंसर बिल्कुल देखता हूं आप सब लोगों के। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर क्या है? मेरे साथ आंसर को मैच करें, वीडियो को पॉज कर ले। आंसर क्या होगा? प्रसंत प्रभाकरन। तो नाम को याद कर ले, प्रसंत प्रभाकरन। पी से भी आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्टकट कोई नहीं होता किसी भी चीज को याद करने का, पेपर में कोई काम नहीं आएगा, पूरा का पूरा ही नाम याद करना पड़ेगा। नाम है प्रसंत प्रभाकरन। तो आप यहां पे फोटो देख सकते हो उनका, प्रसंत प्रभाकरन का। येस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ जो है वो बनाए गए हैं। तो इनको याद कर ले, नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो येस सिक्योरिटीज है वो येस बैंक की एक सब्सिडरी है, तो इसको आप याद कर सकते हो। तो येस सिक्योरिटीज का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में, इसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था, अंडर दी सेबी रजिस्टर करवाया गया था उसके अंदर, और एमडी और सीईओ मैं आपको बता चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला ये, 51st राउंड ऑफ डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिटवीन द इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि अदरवाइज हम इसको वन लाइनर में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है पिछले 40 सालों के अंदर कि ये दिल्ली से बाहर हुई है मीटिंग। अदरवाइज ये दोनों ग्रुप्स की जो मीटिंग है डायरेक्टर जनरल लेवल की, ये दिल्ली में ही होती थी, लेकिन इस बार जो है ये अलग जगह पे हुई है, इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। तो आंसर मेरे साथ जरूर मैच कर लें, वीडियो को पॉज कर ले। आंसर क्या होगा इसका? असम होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। असम गुवाहाटी के अंदर जो है ये मीटिंग हुई है, और ये पिछले 40 सालों के अंदर पहली बार हुआ है कि दिल्ली के बाहर ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। तो आप देख सकते हो पिछले 40 सालों के अंदर ये बाइएनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के अंदर होती थी, लेकिन अब जो है वो असम के अंदर हुई है। और आपको पता ही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना। तो मतलब उन्होंने क्या किया है? वो इसको प्रोसीड किया है। तो अगर आप बांग्लादेश के देखेंगे तो बांग्लादेश के अगर आप यहां पे नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां के जो मेजर जनरल हैं मोहम्मद सफीनुल इस्लाम, तो उन्होंने जो है वो उसको डेलीगेशन को लीड किया, लेकिन हमारे लिए वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज डिस्कस टू बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज एंड टू बिल्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज, ताकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके, हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो सके, और कोई भी इशू है बॉर्डर रिलेटेड वो भी हम वहां पे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इवन दोनों साइड्स में ये भी मानना है कि कुछ हमें रिवर बैंक कंजर्वेशंस बनाने होंगे बॉर्डर एरिया के आसपास, और हमें बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के ऊपर फोकस करना होगा। तो मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं इस चीज को कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो क्यों मिली हैं, ताकि सिक्योरिटी को और भी अच्छा किया जा सके। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश एग्री टू शेयर इंटेलिजेंस टू कम्बैट ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला सेक्शन, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रमलगेट्स इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स। तो एक पहली बार हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स जो हैं वो जो है वो बनाए गए हैं। तो एक स्लाइड के थ्रू आप इसको जानने की कोशिश करें। कंज्यूमर जो है वो अब नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अपने बिल को पे करने के लिए और किसी भी तरह की सर्विस लेने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। नए कनेक्शन की कुछ टाइमलाइन जो है वो दे दी है सरकार ने कि अगर मेट्रो सिटी है तो 7 दिन के अंदर नया कनेक्शन आपका लग जाएगा, कोई और सिटी है तो 15 दिन के अंदर लग जाएगा, मतलब मेट्रो नहीं है कोई अर्बन एरिया है 15 दिन लगेंगे, अगर कोई रूरल एरिया है तो उसमें 30 दिन का टाइम जो है वो दिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। मेन क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर बढ़े, ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करें और प्राइवेट कंपनी जो है वो बढ़ सकती हैं इसके अंदर,
ताकि नए कनेक्शंस और जो डिस्प्यूट रिड्रेसल स्कीम है वो बहुत अच्छे से काम कर सके, क्योंकि न्यू कनेक्शन कंपटीशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सब अच्छी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो मिनिस्टर ऑफ पावर जो है वो सबको पता है, मिनिस्टर ऑफ पावर जो है वो हमारे पास कौन है, सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें और आंसर जो है वो देते रहें। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो किसके पास है, आर के सिंह जी के पास है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई कैंसल्स कोल्हापुर बेस्ड एक लोकल एरिया बैंक है, उसका लाइसेंस जो है वो क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो जस्ट नाम आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि लोकल बैंक था। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू एग्जिट हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस टू सेल जेवी स्टेक फॉर ₹160 करोड़। तो 160 करोड़ रुपए जो है वो बेच के जो है वो निकल चुके हैं, और सेंट्रल बैंक जो है वो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा आपने याद करना है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके एमडी और सीईओ कौन है, श्री पल्लव मोहपात्रा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री पल्लव मोहपात्रा, और इसकी टैगलाइन याद रखनी है, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। नेक्स्ट, 7th नेशनल गुड गवर्नेंस डे आपको बता चुका हूं। थावरचंद गहलोत जो है वो स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च कर चुके हैं, ताकि जो इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं और जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको जियो टैगिंग किया जा सके। और नेक्स्ट है कि इंडिया रेटिंग लोअर्स प्रोजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 7.8%। तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अब उन्होंने जो है प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का जो होगा वो 7.8% तक जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब इतना ग्रोथ रेट जो है वो डाउन जाएगा, क्योंकि माइनस में हो रहा है, जितना भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 11.8%, लेकिन अब जैसे जैसे मार्च तक पहुंच रहे हैं तो बहुत सी जो एजेंसीज हैं या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया की कॉन्ट्रैक्शन को कम करती जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में बढ़ रहा है। तो 7.8% ये किसने कहा है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की तरफ से कहा गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आपने याद रखना है, और एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का याद रखना है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो अब आते हैं 25 दिसंबर 2020 के क्वेश्चन की बारी, उसके आंसर देने की बारी आ चुकी है। विच फार्मा कंपनी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस ए ग्रीन वैक्सीन। मतलब उसमें कोई भी एमिशन नहीं होगा, उसमें कोई भी जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान बनाने वाली चीज जो है वो नहीं यूज की जाएगी, जिसमें हम उस वैक्सीन को तैयार करेंगे। और वो कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सबको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, पूना में है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला जो है वो इसके सीईओ हैं, तो याद कर सकते हैं आप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब 26 दिसंबर का क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज इफेक्टेड बाय साइक्लोन बुरेवी और बुरेवी। तो याद कर लें इसको, साइक्लोन बुरेवी से कौन सी स्टेट को जो है वो इफेक्ट हुआ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स की बजाय आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैट बॉक्स की बजाय इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो थैंक यू गाइस, और आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बिना सब्सक्राइब के मत जाएं, और बेल बटन को प्रेस कर दें, ये आप ही के लिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए दोस्तों। जिस दिन आप लोग 700 प्लस लाइक्स दे दोगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है उस दिन मैं आपके लिए नए कंटेंट के ऊपर वीडियोस लेके आऊंगा। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर, क्योंकि 90% जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो ये अफेयर्स क्लाउड की खासियत है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, और खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो ही आगे जो है वो आपका एग्जाम क्लियर होगा। और लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस ना लें, खुश रहें बस। टेक केयर गाइस, बाय बाय।